नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो खबरों की शुरुआत करते हैं और उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां के सभी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज 4G कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं। जियो के सहयोग से उत्तराखंड में आज से सभी सरकारी कॉलेजेस और विश्वविद्यालय में फ्री वाईफाई की सुविधा मिलने जा रही है, जिसकी शुरुआत सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने विधानसभा डोईवाला से की है। इस सुविधा को डिजिटल लर्निंग की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। प्रदेश में कुल 105 सरकारी कॉलेजेस और विश्वविद्यालय मौजूद हैं। आपको बता दें कि जब उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट की गई थी तो देवभूमि को डिजिटल बनाने की बात कही गई थी। कॉलेज आज 4G कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं और इसका शुभारंभ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद। सर आज से 4G कनेक्टिविटी मिल गई है कॉलेजेस में, क्या कहेंगे? देखिए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है और तमाम जो हमारे महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, सबको वाईफाई कनेक्टिविटी मिल गई है। इससे हमारे जो बच्चे हैं उनको एक तो दुनिया से जुड़ने का मौका मिलेगा। एक जो बहुत बड़ी चिंता रहती है बच्चों के सामने कि उत्तराखंड में एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, तो अब वो एक्सपोजर की चिंता उनकी दूर होगी। उनको सब अपने महाविद्यालय के अंदर और फ्री में वो सब कुछ मिलेगा। 20 साल स्थापना दिवस के होने जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप 20 साल में उत्तराखंड? देखिए, उत्तराखंड ने इन 20 राज्यों में बहुत प्रगति की है। मैं समझता हूं कि इस बात को हर किसी को स्वीकार करना चाहिए, और चाहे अवस्थापना सुविधाओं का क्षेत्र होगा, शिक्षा के क्षेत्र में होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा, एजुकेशन के क्षेत्र में होगा, पर्यटन के क्षेत्र में होगा, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में होगा, तो राज्य ने बहुत प्रगति की है। लेकिन राज्य में अभी भी असीम संभावनाएं हैं और जन आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि इन 20 सालों में राज्य ने बहुत प्रगति की है और आगे भी हमारा लक्ष्य यही है कि राज्य को और अग्रसर किया जाए। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सुकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और सीएम त्रिवेंद्र ने अब से कुछ देर पहले डोबरा चांठी पुल का उद्घाटन किया, जिसमें प्रतापनगर के लोगों को राज्य स्थापना से एक दिन पहले बड़ी सौगात मिली। अब 14 साल का वनवास भुगत रहे प्रतापनगर के रहने वालों को बड़ी राहत मिली है। डोबरा चांठी पुल 300 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। अरे यार, सौरभ, डोबरा चांठी पुल का उद्घाटन कर दिया गया। लोग इसको लेकर कितने खुश हैं, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा लोगों को यहाँ के। जी, मैं आपको बता दूं, करीब 14 वर्ष का जो वनवास था प्रतापनगर टेरी वासियों का, वो आज पूरा हो चुका है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने टेरी और प्रतापनगर के जो लोग हैं उनको राज्य स्थापना दिवस और दिवाली के अवसर पर एक बड़ा तोहफा दिया है और डोबरा चांठी पुल का लोकार्पण कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। साथ ही साथ न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में मुख्यमंत्री ने प्रतापनगर वासियों से इस विषय में खेद भी जताया कि वो इस पुल के निर्माण कार्य में इतनी देरी लगी, उसके लिए वो उनसे क्षमा भी मांगते हैं। और मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्हें भी लगता है कि कहीं ना कहीं अब डोबरा चांठी पुल जो बन चुका है और प्रतापनगर के लिए पर्यटन की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले समय में जो प्रतापनगर क्षेत्र है, जो वहाँ की पोटेंशियल है, वहाँ साहसिक और पर्यटन जो गतिविधियां है, धार्मिक पर्यटन गतिविधियां, उसका विकास हो बिल्कुल सकेगा। सौरभ, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि 14 साल का वनवास खत्म हो गया, जो प्रतापनगर के लोग थे, किस तरह की परेशानियां इनको आए दिन झेलनी पड़ती थी जब ये पुल नहीं बनकर तैयार हुआ था? कहीं ना कहीं जो डोबरा चांठी पुल नहीं बन पाया था 14 सालों से, तो प्रतापनगर पौलदार क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें करीब 50 से 60 किलोमीटर दूरी अतिरिक्त तय करके नई टेरी या चंबा पहुंचना पड़ता था, जिससे उनके समय के साथ साथ उनके पैसों की भी बर्बादी होती थी। और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो परेशानी होती थी बुजुर्गों को या मरीजों को होती थी, जिन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाता था, जिस कारण प्रतापनगर क्षेत्र जो है एक पिछड़ेपन का शिकार भी होते जा रहा था। और प्रतापनगर क्षेत्रवासियों का कहना था कि टेरी डैम की झील बनने के बाद से वो काला पानी की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए डोबरा चांठी पुल एक सपनों का पुल बनकर रह गया था, जो अब उनका ये सपना साकार हो चुका है। बिल्कुल, सपना साकार हो चुका है, अब पुल का उद्घाटन हो चुका है और लोगों की जो परेशानियां अब तक थी वो खत्म हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में समारोह की तैयारी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सोमवार को प्रोग्राम के लिए गैरसैंण पहुंचेंगे। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद ये गैरसैंण में पहला समारोह होगा। बीजेपी सरकार खुश है कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा सीएम त्रिवेंद्र ने की थी और अब इंतजार कल का है कि सीएम क्या नई घोषणा और सौगात प्रदेश को देंगे। राज्य का 21वां स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाएगा और 9 नवंबर के दिन इस बार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भी तैयारियां की गई हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद गैरसैंण में यह राज्य स्थापना का पहला बड़ा समारोह होगा। जब यह ग्रीष्मकालीन राजधानी के अंतर्गत होगा, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पर पहुंचेंगे, सरकार के कुछ कैबिनेट मंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे। सबसे बड़ा इस बात का इंतजार हो रहा है कि मुख्यमंत्री क्या कुछ यहां से प्रदेश की जनता को देंगे, क्या कुछ यहां से नई घोषणाएं होंगी। और सबसे अहम बात यह कि मुख्यमंत्री गैरसैंण के ग्रीष्मकालीन राजधानी के प्लान के डेवलपमेंट को लेकर क्या कुछ नई घोषणाएं करेंगे, क्या नई शुरुआतें यहां पर होंगी। इसके अलावा जो बाकी जिला विकास प्राधिकरण है पूरे राज्य में, जिनको लेकर तमाम बातें हो रही हैं, उनको लेकर क्या घोषणाएं होंगी। बंदरबाड़ों के शिलान्यास की बात कल मुख्यमंत्री कर सकते हैं। इसके अलावा किसानों के लिए सस्ते ऋण की यानी 3 लाख का लोन 0% ब्याज पर देने की बात है, उसके लेकर घोषणा यहां पर हो सकती है। तो 9 नवंबर के लिए समारोह की तैयारी है, उत्सव की तैयारी है और एक खास मूवमेंट की तैयारी है। और क्या कुछ रहेगा इस 21वें स्थापना दिवस पर, और वो भी तब जबकि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है, इसका इंतजार सबको है। और न्यूज़ 18 इस कवरेज तक लगातार आप तक पहुंचेगा इस कवरेज के साथ और लगातार आपको दिखाएगा गैरसैंण की खास तस्वीरें। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, भराड़ीसैंण, गैरसैंण। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य स्थापना दिवस पर गैरसैंण आने वाले हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। लोगों का कहना है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का फैसला अच्छा है और आने वाले दिनों में हालात और बेहतर होंगे। लेकिन उससे पहले लोगों का कहना है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में अस्पताल में डॉक्टर, अच्छे स्कूलों की व्यवस्था की जाए ताकि राजधानी के साथ मूलभूत सुविधाएं भी मिल सके। यह यहाँ पर की असली दुर्भाग्य यह है गैरसैंण का कि यहाँ पर एक अच्छा डॉक्टर नहीं है और अच्छे हॉस्पिटल नहीं है और नहीं अच्छी कॉलेज हैं। हमारे बच्चे लोग सब देहरादून के लिए रुक कर दिया है। इसको हम विकास की तरफ से देख रहे हैं। सब लोग मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ये विकास करेंगे यहाँ का और अच्छा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। 2 हथौली भी जा रहे हैं, विकास पर्यटन से जोड़ेंगे उसको भी। इधर की रोड ये भी सड़क बन गई हमारी, मंजूर हो गई केंद्र सरकार से। और रुड़की से बड़ी खबर है। यहाँ पर देर रात एक बिजली के पोल से एक बाइक टकरा गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के ढंढेरा का बताया जाता है। और उत्तरकाशी के जंगलों में लग रही भयानक आग अब लोगों के घरों तक जा पहुंची है। टूंडा ब्लॉक के रनाड़ी गांव में जंगल की भीषण आग से एक घर जलकर राख हो गई। घर में आग की घटना से कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने आग का कारण वन कर्मियों की लापरवाही को बताया है। आपको बता दें कि कल देर रात जंगल में लगी आग रनाड़ी गांव के चौकी नामे तक जा पहुंची, जिससे रनाड़ी गांव निवासी बिशन चंद्र रमोला के घर में आग लग गई। और दीपावली में यदि आग की घटना सामने आती है तो आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नैनीताल में लगे 81 में से 27 फायर हाई टेंट खराब हालत में है, जिसमें ना तो पानी है और ना ही ठीक उसकी हालत है। इसके साथ ही इन हाई टेंट ADB मानकों के अनुसार नहीं बनाए गए हैं। फायर ब्रिगेड की चेकिंग के दौरान ये कमियां पकड़ में आई। नैनीताल में कई होटलों के पास अब भी फायर सुरक्षा के उपकरण नहीं है, जिनको लेकर फायर ब्रिगेड नोटिस जारी करने जा रहा है। गन मेटल पीतल की चूड़ी के बजाय लोहे में चूड़ी बनाई है सर। वो चूड़ियाँ मिस हो गई हैं, जिससे हमारा फायर सर्विस उपकरण होता है अडाप्टर, हाइडेंट अडाप्टर, जिससे आग लगने के दौरान हम उसको फिट करते हैं। उसके बाद हमारे उसमें कपलिंग फिट होती, वो फिट नहीं हो पा रही सर। उससे ये दिक्कत है। करीब 20-25 हाइडेंट हैं जिनमें ADB द्वारा ये बनाई गई हैं।
और टेरी में वीआईपी ड्यूटी में प्रताप नगर जा रहा फायर का टैंकर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 फायर के जवान घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल बौराड़ी लाया गया, जहां पर एक की हालत गंभीर है जबकि 3 लोगों की हालत फिलहाल तो सामान्य है। फायर टेंडर जा रहा था वीआईपी ड्यूटी के लिए, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ये यहाँ चंबा से 2-3 किलोमीटर आगे पुराने टेहरी की तरफ ये अचानक ही एक्सीडेंट हो गया है। और इसमें हमारे 4 जवान थे और हल्की चोटें आई हैं, एक को थोड़ा ज़्यादा चोटें हेड में। वीआईपी ड्यूटी में जा रहे थे, गाड़ी पलट गई है तो उसमें चोट लगी हुई है। एक को थोड़ा ज़्यादा चोट लगी हुई है, उनको फर्स्ट एड करके उनका सीटी स्कैन करके हम लोग देख रहे हैं। अगर उनको जो है तो एम्बुलेंस तैयार है, उनको हम नीचे शिफ्ट करेंगे। और 3 जो लोग हैं नॉर्मल घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है और उनको स्टेबलाइज कर रहे हैं। और देहरादून के ग्राम पंचायत कंडोली बिधौली में दहशत के कारण बना गुलदार देर रात वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया। क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार सक्रिय था, वो 2 पालतू पशुओं को मार भी चुका है। कल ही वन विभाग की टीम ने स्थान पर पिंजरा लगाया था, जिससे देर रात गुलदार केंद्र उसमें कैद हो गया। वहां पर कल देर रात ही गुलदार को जंगल में छोड़ भी दिया गया। पिथौरागढ़ में खबर है, जहां पर आदमखोर गुलदार के हमले में मारे गए युवक के मामले में मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बीते महीने मुख्यालय के करीब सुकौली गांव में एक युवक की गुलदार के हमले से मौत हो गई, लेकिन वन विभाग ने मृतक युवक को मानसिक तौर पर विक्षिप्त करार दिया, जिसके बाद विभिन्न संगठनों ने इसका विरोध किया। वहीं मामले में अब डीएम ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं, जिससे मृतक के परिजनों को मुआवजा मिल सके। पूर्व में जो एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ है बाघ के हमले में, उसको मुआवजा राशि वितरित नहीं हो पाया था किसी कारणवश। उसके लिए उन्होंने अपनी मांग रखी कि उसमें मजिस्ट्रेट इंक्वायरी किया जाए। आज ही मैंने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का आदेश जारी कर दिया है और तत्काल उसमें कार्रवाई करते हुए अपना जैसी आज्ञा प्राप्त हो जाती है उसमें राहत राशि उपलब्ध करा दी जाए। और चंपावत में पिछले 1 साल से पहाड़ी और मैदानी टनकपुर वन क्षेत्र में गुलदार का आतंक जारी है। रौसाल क्षेत्र में गुलदार के हमले में एक लड़की की जान चली गई थी, जिसके बाद ऐसी जगह को चिन्हित कर कैमरे से ट्रैप किया जा रहा है, जिसमें आदमखोर गुलदारों को चिन्हित किया जा रहा है। वहीं वन विभाग ने सर्दियों में वन क्षेत्र से जुड़े मैदानी इलाकों में रह रहे लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। लेपर्ड की मूवमेंट, गुलदार की मूवमेंट दिखाई देती है तो वो भी उसके अलावा उसमें ट्रैप हो जाए। इसके अलावा हम लोग की तरफ से ये स्थानीय जनता को भी ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि भाई ये जो वक्त रहता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का, इस समय गुलदारों के आने की खासकर जो आपके नीचे तलहटी के क्षेत्र होते हैं, तराई क्षेत्र होते हैं, उनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और रामनगर से बड़ी खबर है, यहां पर धनगढ़ी में पुल का भूमि पूजन हुआ। एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने नारियल फोड़कर कार्य का शुभारंभ किया। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से पुल बन रहा है। NH 309 में धनगढ़ी और पनोद बरसाती नालों पर बनाए जाएंगे पुल। हर साल बारिश में धनगढ़ी नाले में कई जनहानि हो चुकी है। तो राज्यसभा सांसद है अनिल बलूनी और उन्हीं के सहयोग से NH 309 में धनगढ़ी और पनोद बरसाती नालों पर पुल बनाए जाएंगे। हर साल बारिश में धनगढ़ी नाले में कई जनहानि हो चुकी है और इसी को संज्ञान में लेते हुए जो अनिल बलूनी है उन्होंने अपनी तरफ से पहल की। अब धनगढ़ी में पुल के भूमि पूजन हुआ है। एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने नारियल फोड़कर कार्य का शुभारंभ किया। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से ये पुल बन रहा है। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे। श्रम मंत्री हरक सिंह रावत को कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद से ही मंत्री की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं उनके विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में भी विरोध देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के मंत्री को इस्तीफा देने और मामले की सीबीआई जांच किए जाने की मांग की है। मंत्री के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मंत्री पर श्रमिकों का शोषण करने का आरोप लगाया है। श्रमिकों के साथ जो हुआ है वो शर्मनाक हुआ है। उनके निवाले को छीना गया है। उनके सामाजिक जो उत्थान होना था उसको जो है रोका गया है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जानी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इसकी सीबीआई की जानकारी होनी चाहिए।
और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू हो चुका है। मंदिर निर्माण बोर्ड से जुड़े उडुपी के संत स्वामी विश्व प्रसन्ना ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने वहां पर वेद निकेतन में संत समाज से मुलाकात की और मंदिर निर्माण की जानकारी देते हुए बताया कि भूमि के समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें L&T और टाटा जैसी कंपनी लगी है। साथ ही मंदिर निर्माण के लिए RSS के सभी संगठन और राम जन्मभूमि बोर्ड के सदस्य पूरे भारतवर्ष में अभियान चलाकर 10 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से सहयोग मांग रहे हैं। मंदिर के लिए कम से कम 10 रुपया देना है, दान देना है। ये घर से कुटुंब से करीब कम से कम 100 रुपया इसको इकट्ठा करके मंदिर बनाते हैं। और उत्तरकाशी से खबर है, सरकार स्वरोजगार को लेकर कई योजनाएं चला रही है, जिससे लोगों की कमाई बढ़ सके और लोग रोजगार से जुड़ सके। लेकिन कई मामलों में बैंक इस पर पलीता लगा रहा है। लोगों का आरोप है कि कई बैंक लोन देने में आनाकानी कर रहे हैं। वहीं लोगों ने मांग की है कि सरकार को इस ओर पहल करनी चाहिए, जिससे उनका फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। हालांकि जिलाधिकारी इस मामले में सभी के सहयोग की बात कर रहे हैं। के द्वारा जो रोजगार की बातें की जा रही है, धरातल पे वो जीरो है। और हमने जो देखा पाया है, सबसे बड़ी स्थिति ये हो रखी है कि जो बैंकों की स्थिति है, जब तक काश्तकार को या स्वरोजगार पाने वाले व्यक्ति को पैसा नहीं आएगा, वो अपना रोजगार कहाँ से करेगा। सभी बैंक्स के उच्च अधिकारियों से हर 15 दिन में मीटिंग करते हैं और रिव्यू करते हैं कि कौन कौन से प्रपोजल उनके स्तर पर लंबित हैं। तो इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आया। पिछले 2 महीनों में हमने कई फाइल्स और कई प्रपोजल्स लोगों के स्वीकृत कराए हैं बैंक से। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।